Hello, welcome to Avyan IAS. I'm Gaurav Saini, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अव्यान IAS. तो लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था आपसे कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं. जिसमें बताया था कमर्शियल बैंक नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकता है और शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकता है और नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक्स. नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक्स. देखिए ये आपका सेटअप हुआ था आरआरबी एक्ट 19, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया था. बेसिकली क्यों बनाया गया था? देखिए 1969 में फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ, जिसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, मतलब प्राइवेट से सरकार ने अपने पास ले लिया. अब ये नेशनलाइजेशन तो हो गया, आपने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, लेकिन हुआ क्या था? रूरल एरियाज में, गांव के एरिया में क्रेडिट इंक्रीज नहीं हुआ, बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये बैंक सिटीज में काम कर सकते हैं, बड़े बैंक है ये. लेकिन अगर आपको गांव के एरिया में क्रेडिट इंक्रीज करना है, बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज करनी है, तो आपके लिए कोई एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर सके. आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्टीज आपके पास होना चाहिए जो उन गांव के एरिया से डील कर सके. तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? रीजनल रूरल बैंक्स, जो गांव के एरिया में, जिसका मेन काम होगा गांव के एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज को इंक्रीज करना, आपका रीजनल लेवल पे आपका. तो बेसिकली क्या है, जो बैंकिंग सर्विसेज कहां पे प्रोवाइड कराने के लिए, रूरल एरिया में प्रोवाइड कराने के लिए सेटअप किया गया था. इसमें क्या है, जो शेयर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा कितना, 50%. 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा, 15%. अब देखिए रीजनल रूरल बैंक्स है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है ना. वो एक्सपर्टीज कौन देगा आपका? वो देगा स्पॉन्सर्ड बैंक. कोई भी हो सकता है, आईसीआई, पीएनबी, स्टेट बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसका शेयर कितना होगा, 35% का शेयर इसमें होगा आपका. तो ये आपका है रीजनल रूरल बैंक्स आपका. क्लियर? तो बेसिकली जितनी बैंकिंग फैसिलिटीज है कहां पे प्रोवाइड करा रहा है? रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में. दूसरा, जो भी एमजी नरेगा के अंदर वेजेस डिसबर्स होते हैं वो कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक्स करता है. नेक्स्ट कंसेप्ट आया आपका डिफरेंशिएटेड बैंक्स. नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएटेड बैंक्स. देखिए बेसिकली क्या आपका ये, फर्स्ट कौन सा, पेमेंट बैंक. सेकंड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक. देखिए डिफरेंशिएटेड मतलब स्पेशल बैंक, थोड़ा सा अलग बैंक, थोड़ा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे, इसे डिफरेंशिएटेड, थोड़े डिफरेंट बैंक्स आपके. तो देखिए दो बैंक्स को सेटअप किया गया, मींस आपको पता है जो एक बैंक होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत हाई होती है. एक एम्प्लॉय पे खर्चा पूरा बैंक जो करता है 5 से 6 लाख रुपए साल का करता है. तो जब एक एम्प्लॉय पे इतना खर्चा होगा, तो जो बड़ा बैंक होगा, क्या वो रूरल एरियाज में, अनसर्व्ड एरियाज में, जहां पे अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एरिया जहां पे बैंक्स है नहीं, वहां पे अपनी ब्रांच सेटअप करेगा? नहीं करेगा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी. तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए, उस खर्चे को कम करने के लिए कौन से बैंक का सुझाव आया? स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप किया गया. दूसरा अब कुछ क्या बोला गया, एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म ना करे. मींस मान लीजिए आप बड़ा बैंक है, आप किसी भी गांव में जाइए, आपका ऐसे एरियाज है इंडिया में, भारत में,
कि आपका बैंक अकाउंट तो है लेकिन बैंक की ब्रांच का है 50 किलोमीटर दूर है। क्लियर? तो उस केस में क्या हुआ कि आप पेमेंट बैंक को सेटअप करिए ताकि आप कुछ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज आप दे सके। स्पेशलाइज्ड, ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा ताकि आपकी सेविंग हैबिट इंक्रीज हो, ताकि आपको बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। ऐसे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज मिले जो आउटस्कर्ट में रह रहे हैं, जो ऐसे दूर दराज गांव में रह रहे हैं, आपको उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। तो इसलिए जितने भी आपका पेटीएम हो गया, एम पैसा हो गया, इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया? पेमेंट बैंक में, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे आप। क्लियर? तो अब देखिए, इसको देखते हैं हम। पहले पेमेंट बैंक हम देखते हैं। देखिए पेमेंट बैंक, इसमें आप डिपॉजिट कितना करा सकते हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में 1 लाख तक आप डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके अंदर 1 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है? और दूसरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप कौन खोल सकता है आपका बेसिकली सर्विसेज? आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज हो गया, आपका लो इनकम हाउस होल्ड हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, उनको ये सर्विसेज आराम से इसमें मिल जाएगी। दूसरा देखिए, ये क्या है? एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बट नॉट क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकते। देखिए, अब जब ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो बैंक है, पेमेंट बैंक, ये लोन नहीं देते। इनको मना क्या है? ये लोन नहीं देंगे, ये लोन नहीं देंगे। जब ये और क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक टाइप का लोन ही तो है। जब ये लोन नहीं देंगे तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते आप, तो ये लोन नहीं देंगे आपको, ये लोन नहीं देंगे। क्लियर हो गया आपको? दूसरा एक कोई भी ऐसी नॉन बैंकिंग सर्विसेज जो हायर करना हुआ, लीज करना हुआ, परचेज करना हुआ लैंड को, उस बिजनेस को ये नहीं कर सकते, उस बिजनेस को ये नहीं कर सकते। दूसरा, इन पेमेंट बैंक को क्या करना पड़ेगा आपको? इनको CRR और SLR मेंटेन करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, जितना बोला गया है, जितना गवर्नमेंट ने, RBI के नॉर्म्स है, उतना इनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, जितना भी इनके पास डिपॉजिट आ रहा है, उसमें से मिनिमम 75% किस में डालना पड़ेगा? किस में रखना पड़ेगा? SLR में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। 100 रुपए डिपॉजिट आ रहा है तो इसमें से 75 रुपीज कम से कम SLR में रखना पड़ेगा इनको। और मैक्सिमम 25% किसके पास रखना पड़ेगा इनको? किसी भी कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ेगा जिसमें इन्होंने अपना करंट अकाउंट खुलवा रखा है, जिसमें अपना करंट या फिर टाइम डिपॉजिट वाले में इसको रखना पड़ेगा, करंट या फिर टाइम डिपॉजिट में। तो अब देखिए आप, करंट और या फिर टाइम डिपॉजिट किसमें? किसी भी कमर्शियल बैंक में। अब देखिए, 100 में से 75 रुपया तो SLR में चला गया, इस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से पैसा कमाएगा ये। प्लस में जो इसने 25% या फिर 21-20% मैक्सिमम रखना है, जितना ये किसी के पास टाइम डिपॉजिट कराएगा, FD कराएगा, उससे जो इनकम कमाएगा वो इसका क्या होगा? वो इसकी जो उस पर इंटरेस्ट कमाएगा वो इसकी क्या होगी? इनकम होगी। वो क्या होगी? इसकी इनकम होगी। तो अब आप देखिए कितना इंटरेस्ट कमाएगा। SLR पे 4% 5%, FD पे 4% 5%। तो क्या अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा? वो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि लोन तो वो दे नहीं सकता है, लोन पे जो वो मैक्सिमम पैसा वो कमा पाए। क्लियर हो गया आपको इतना? एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? जो इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल वो कितना होगा? 100 करोड़ का होगा। 100 करोड़ का होगा मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका, जिसमें से प्रमोटर, जो इसमें प्रमोटर हो, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो इसके अंदर? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 40% होना चाहिए। मतलब 40 करोड़ रुपए प्रमोटर को डालने। मान लीजिए मैं बैंक खोलने जा रहा हूं, मैं प्रमोटर हुआ तो 40 करोड़ मुझे डालना पड़ेगा, 40% मुझे डालना पड़ेगा। ये कब तक रहना चाहिए? 40% कब तक रहना चाहिए? एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। मींस आज मैं बैंक खोलने जा रहा हूं तो आज से लेके 5 साल के बाद तक
जो इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा उसका 40% प्रमोटर को रखना। मतलब मैंने बैंक खोला है, 5 साल तक मेरा शेयर 40% होना ही चाहिए, इसके अंदर 40 से कम नहीं होना चाहिए। और किसने रिकमेंड किया था इसको? नचिकेत मोर ने इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मोस्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया थे। और कहां पे खोला जाएगा? अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड, जहां पे बैंक है ही नहीं, जहां पे बैंक है पर सर्विसेज पूरी नहीं है आपकी। और किसने रिकमेंड किया था? नचिकेत मोर ने किया इसको भी, नचिकेत मोर ने रिकमेंड किया इसको। दूसरा इसके अंदर क्या है? कि कौन कौन खोल सकता है? जिसको 10 ईयर्स का कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उसको 10 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, तो इसको वो खोल सकता है। दूसरा क्या है इसका? जितना इसको भी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कितना? ये 3% जो और बैंक्स रखते हैं और ये 18% जो आपके और बैंक्स रखते हैं, यही इसको मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा ये लोन दे सकते हैं, क्लियर। तीसरी बात, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए इसका। क्लियर हो गया आपको? प्लस में लेकिन 100 होना चाहिए। इनिशियली 40% होना चाहिए प्रमोटर का, लेकिन अगले 12 साल तक प्रमोटर का ये 40% रिड्यूस होना चाहिए 26% पे, 26% तक रिड्यूस करना। मतलब 12 साल बाद प्रमोटर का सिर्फ 26% शेयर होना चाहिए। और मान लीजिए किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो गई मोर, तो वो कन्वर्ट कर सकता है यूनिवर्सल बैंक के अंदर अपने आप को यूनिवर्सल बैंक के अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है आपको। दूसरा, 75% जितना भी वो लोन दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपीज का लोन दे रहा है, इसका 75% कहां जाना चाहिए आपका? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए। 75% किसका? स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75%। इतना क्लियर हो गया आपको? और 25% ब्रांचेस जहां पे बैंक नहीं है वहां पे इसकी खुलनी चाहिए, वहां पे इसकी ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लोकल एरिया बैंक्स। लास्ट इज लोकल एरिया बैंक्स। देखिए लोकल एरिया बैंक्स क्या होता है आपके? सिंपल है आपका, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स है आपके। लोकल एरिया बैंक्स क्या है? दीज आर स्मॉल प्राइवेट बैंक्स। 3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स में ये खुल सकता है। मतलब जिसका ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन लिमिटेड है 3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक ये डिस्ट्रिक्ट, एक ये डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए ये आपका फरीदाबाद है, ये आपका गुड़गांव है, ये आपका मान लीजिए नजफगढ़ वगैरह कुछ भी आपका ये, ठीक है। तो इन जो अगर मान लीजिए यहां पे लोकल एरिया बैंक खुला है तो इसका ऑपरेशन सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट में होगा। मतलब ये इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन करेगा। ये जो आपस में जुड़ी हुई है उसके अलावा ये फंक्शन आपका नहीं कर सकता। बेसिकली क्यों खोला गया था? 1996 में क्रिएट किया गया था। रीजनल लोकल जो हैबिट्स है, लोकली जो बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इसको प्रमोट किया गया था। थैंक यू। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करना। थैंक यू।